हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद एक करेक्शन ली और करेक्शन भी काफ़ी मेजर थी। तो लोगों को ये लगा रहा होगा, जो खासकर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको लगा कि अब ये वापस तो से करेक्शन जो हो गई है अब ये फाइनल है और इसके बाद जो है बिटकॉइन कभी ऊपर आएगा ही नहीं और अब बिटकॉइन खत्म हो गया। मतलब अब तो जो होना था वो हो चुका है। लेकिन जितनी भी अगर आप पिछली भी बुल साइकिल्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो अ, हमेशा जब ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बिटकॉइन की खासियत ये रही है कि ये ऐसा एसेट क्लास है कि जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया तो उसके बाद ये प्राइस डिस्कवरी रेंज में चला जाता है। प्राइस डिस्कवरी रेंज का मतलब ये है कि फिर अपनी एक नई जगह को तलाशता है। एक नए प्राइस को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करता है कि कौन-सा वो प्राइस है, कौन-सा वो प्राइस है जो मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश होगा। देखिए, जब ऑल टाइम हाई एक बार बन जाता है, तो उसके पीछे जो होता है एक पूरा टेक्निकल एनालिसिस और एक चार्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि पिछली साइकिल में ऐसा हुआ था, पिछली बार ऐसा हुआ था। पिछली बार पिछली बार के जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, जो पिछली बार जो डेटा होता है उसके बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब बिटकॉइन एक बारी ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देता है, तो उसके बाद कोई चार्ट तो होता नहीं, कोई बैकग्राउंड भी नहीं होता है, कोई डेटा नहीं होता है प्रूव करने के लिए। तो वो प्राइस डिस्कवरी रेंज में जो एसेट है, उसको फिर मार्केट डिसाइड करती है कि इसका क्या प्राइस होना चाहिए। अब वो मार्केट जैसे बिटकॉइन के केस में $80,000, $90,000, $1,00,000, वो कौन-सा वो प्राइस पॉइंट होगा जिस पे जाके ये एक बारी टिकेगा और उसके बाद वहाँ पे फिर काफ़ी दिन रुकेगा और उसके बाद प्रॉब्ली वहाँ से करेक्शन ले सकता है। बट अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको ये बताने का कि ज़रूरी नहीं है कि जब कोई चीज़ जब ऑल टाइम हाई को टच कर लेती है, क्रॉस कर लेती है, तो उसके बाद उसमें करेक्शन आती है। बिल्कुल, हमने देखा करेक्शन आई, लेकिन फिर से वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने करके एक प्राइस डिस्कवरी रेंज में जाने की कोशिश करेगा बिटकॉइन। और हमने ये भी देखा है कि जब भी बिटकॉइन के अंदर जब अपना वो ऑल टाइम हाई बनाता है या टच करता है, उसके बाद जब उसमें करेक्शन आती है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने बिटकॉइन के अंदर जो प्रॉफ़िट बनाया होता है या कई लोगों को जो प्रॉफ़िट हो रहा होता है, ख़ासकर जो व्हेल्स होती हैं, तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है उस वक़्त में कि ओके, हमने बिटकॉइन में प्रॉफ़िट बना लिया, अब हम बिटकॉइन से प्रॉफ़िट को निकालते हैं और चलो अब हम इथेरियम को देखते हैं। बहुत दिन से इथेरियम के अंदर कुछ पंप नहीं हुआ है और इथेरियम के कुछ फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ऑब्वियसली बिटकॉइन ने अपना यू नो ऑल टाइम हाई बना लिया है, तो चलो अब इथेरियम के अंदर भी डेफिनिटली पुश आएगा। सो लेट्स पुट इन सम मनी इन इथेरियम। तो वो इथेरियम में पैसा जाता है, फिर इथेरियम में अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता है। उसके बाद इथेरियम से पैसा निकलता है, फिर होता है कि इथेरियम की जो लेयर 2s हैं, अ, वो भी ग्रो करेंगे क्योंकि इथेरियम का इकोसिस्टम, इथेरियम ग्रो करेगा तो इथेरियम का जो इकोसिस्टम है, वो भी ग्रो करेगा। तो इथेरियम के बाद फिर होता है कि चलो सोलाना, फिर सोलाना का इकोसिस्टम और फिर वो धीरे-धीरे करके जो ऑल्ट्स हैं और उसके बाद स्मॉल कैप्स और फिर वो एंड होता है मीम कॉइन्स पे। सो ये पिछली साइकिल्स का पैटर्न है, राइट? सो एग्ज़ैक्टली कहीं न कहीं उसी तरीके से प्ले कर रहा है। वो बात अलग है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो जो बिल्कुल ही परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो आज भी, मतलब अगर मैंने एक पोल चलाया, तो सिर्फ़ 50-55% लोगों को ही प्रॉफ़िट है हो रहा है इस टाइम क्रिप्टो में। इससे ही पता लगता है कि 45% लोगों को, मतलब 45% में से भी 25% को लॉस है और करीब 15-20% को ना प्रॉफ़िट है ना लॉस है। इससे ये पता लगता है कि सिर्फ़ 55% लोगों को प्रॉफ़िट का मतलब ये है कि बाकी लोग ऐसे-ऐसे स्मॉल कैप्स में के अंदर हैं, क्योंकि जब मैं कॉइन डीसीएक्स, वज़ीर एक्स के ऊपर जाता हूँ, मुझे ऐसे-ऐसे स्मॉल कैप्स दिखते हैं, मैंने कभी उनका नाम तक नहीं सुना होता है। वो टॉप 200 छोड़ो, वो टॉप 300 में भी नहीं होते। ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स को जब के अंदर जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर होप करते हैं कि ये 100x, 50x, 20x हो जाएगा, तो ये वही लोग होंगे शायद, जिन लोगों को बिल्कुल भी इससे कोई लेना-देना नहीं है कि कॉइन का फंडामेंटल क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसा इसका मार्केट कैप है। वो शायद वही हैं कि जो लोग बिल्कुल ही गैम्बलिंग के माइंडसेट से शायद एंटर करते हैं स्पेस में। इमेजिन करिए कि जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे है,
क्रिप्टो ओवरऑल काफ़ी कॉइन्स पंप करे हैं। उसके बाद भी सिर्फ 55% लोग प्रॉफिट में हैं। ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। ठीक है? चलिए, तो आज कुछ न्यूज़ को शेयर करते हैं कि आखिर बिटकॉइन में हुआ क्या? देखिए, बिटकॉइन के अंदर एग्ज़ैक्टली हो ये रहा है कि जब पैनिक आया, राइट? तो पहले जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता था, इस चार्ट को गौर से देखिए। तो जब पहले ऑल टाइम हाई बना के करेक्शन होती थी या हाल्विंग के बाद करेक्शन होती थी, जैसे हाल्विंग के बाद माइनर्स बेचते थे, तो ईटीएफ कंपनीज़ नहीं होती थी बाय करने के लिए। अब क्या हुआ? कल इतना बड़ा करेक्शन आया 7-8% का बिटकॉइन 60-61 हज़ार यूएस डॉलर के करीब पहुंच गया 69,000 यूएस डॉलर से। उसके बाद एक तरीके का ये लकी ड्रॉ निकल गया बिटकॉइन की जो ईटीएफ की जो कंपनीज हैं, क्योंकि ब्लैक रॉक ने सडनली देखा कि इतना बड़ा पैनिक, रिटेलर्स इतना पैनिक कर रहे हैं, चलो यही मोमेंट है मेरा। उसने सबसे बड़ी बाइंग करी कल ब्लैक रॉक ने 788 मिलियन यूएस डॉलर उसने बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में डाले। ये है इस बार जो डिफरेंस है। पिछली बार जब करेक्शंस होती थी, इससे पहले जब बिटकॉइन की ईटीएफ की कंपनीज नहीं थी, तो करेक्शंस होती थी तो करेक्शन सस्टेन करती थी। अब क्या हुआ, करेक्शन हुई और नीचे जो स्पॉट ईटीएफ कंपनीज हैं, जो बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ कंपनीज हैं, उन्होंने फटाफट बाइंग करी। और आपने देखा कि ब्लैक रॉक ने कितना बाय किया। ब्लैक रॉक के बाद अगर हम देखें, तो ओवरऑल अगर आप देखें, तो कल के दिन ब्लैक रॉक ने 788 मिलियन यूएस डॉलर करा, फिडेलिटी ने 125 मिलियन। और आप देखो ओवरऑल जो है, अगर हम टोटल में देखें, तो 8.5 बिलियन यूएस डॉलर, क्योंकि नेट नेट में, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई, कुछ बिकवाली हुई, जो ग्रेस्केल का फंड है, तो नेट नेट में 8.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन में एंटर कर चुका है। अगर हम इसको देखें कि कल आप लोग बिटकॉइन को बेच रहे थे, पैनिक था, और ब्लैक रॉक ने 788 मिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे डाले। और अगर हम बीटीसी में देखें, तो सबसे बड़ा जो बिटकॉइन की बाइंग थी ब्लैक रॉक के द्वारा, वो कल थी, क्योंकि आप पैनिक में थे, आप डर गए, रिटेल डर गया, और उसने क्या बोला, वाह वाह, और डरो, मुझे खरीदने दो। ये पहले नहीं होता था। पहले एक बारी जब करेक्शन होती थी, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट बनता था कि यार और नीचे जाएगा। अब वो और नीचे जाने से पहले ही ब्लैक रॉक बाय कर रहा है इतनी मेजर लेवल पे। उसके बाद आप ये देखो कि 10 बिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम था। यू नो कल के दिन हमने देखा कि ओवरऑल जो है वो 10 बिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम था, व्हिच इज अ रिकॉर्ड, राइट? अगर हम रिटर्न्स की बात करें, तो गूगल का जो फाइनेंस ऐप है, वो कहती है कि पिछले 1 साल में जो रिटर्न्स हैं, वो बिटकॉइन का 184% का रिटर्न है, गोल्ड का 15% ने रिटर्न दिया है, नैस्डैक ने 36% का रिटर्न दिया है, निफ्टी ने 25% का रिटर्न दिया, और रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें एक शेयर की, एक पर्टिकुलर ग्रुप की, तो 25% का रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो बिटकॉइन ने पिछले 1 साल में सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। अगर हम यहाँ देखें कि जो फंड्स का इन्फ्लो है, उसकी वेलोसिटी अगर हम देखें, तो 2020 में जो ऑल टाइम हाई बना था, उसके मुकाबले में वेलोसिटी आप देख सकते हो इस वक़्त फंड्स की बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। ऑब्वियसली वो बिटकॉइन की जो स्पॉट ईटीएफ है, ये उसकी खास वजह है, राइट? ये पहले नहीं देखा गया। उसके बाद यहाँ पे एक ट्वीट है विवेक का। विवेक का ये कहना है कि जब लास्ट टाइम बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था, तो बिटकॉइन ने प्राइस ट्रिपल किया था 103 दिन के अंदर। 103 दिन के अंदर प्राइस ट्रिपल हुआ था। तो अगर माना ही जाए कि बिटकॉइन अगर अभी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, तो और इतने ही दिन अगर देखे जाएँ, तो 103 दिन के अंदर 210% का रिटर्न था, व्हिच इज़ लाइक बिटकॉइन को वो 2,13,000 यूएस डॉलर पे ले जा सकता है, राइट? सो ये इस तरीके की, क्योंकि ये पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा रहा है, राइट? बिटकॉइन का ना असली कंपैरिज़न आपको गोल्ड से करना चाहिए, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू में गोल्ड एक ऐसा एसेट है, प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करती। मेबी फ्यूचर में प्रॉपर्टीज़ के टोकन्स होंगे, व्हिच इज़ ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड एसेट्स के टोकनाइज़ेशन हम जानते हैं ये होगा ही कभी ना कभी। लेकिन अगर हम गोल्ड से कंपेयर करें, तो बीटीसी टू गोल्ड का जो पेयर है, उसमें ऑल टाइम हाई बनाया है बीटीसी ने। मतलब आप देख सकते हो कि बीटीसी टू गोल्ड हैज़ मेड एन ऑल टाइम हाई। मतलब कि पहले क्या होता था कि बहुत
यू नो कम गोल्ड में ज़्यादा बिटकॉइन मिलता था। अब आप बहुत ज़्यादा गोल्ड भी ले आओ, तो भी आपको बिटकॉइन कम मिलता है, क्योंकि अगर आप दोनों के पेयर में देखो तो बीटीसी हैज़ ग्रोन मोर एंड गोल्ड हैज़ डेप्रिशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू बीटीसी, ठीक है? सो ये है इसका सिंपल तरीका इसको समझने का। इथेरियम के अंदर क्योंकि ऑब्वियसली अब बिटकॉइन से रुझान इथेरियम की तरफ, इथेरियम का ईटीएफ का जो नैरेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है और इथेरियम के अंदर जो ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं एंड ऑब्वियसली ये इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन से जो प्रॉफिट्स हैं, वो अब इथेरियम की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो मीम कॉइन्स हैं, इनमें सब में 40-50% का डिप है। आप ये देख सकते हो सब में मीम कॉइन्स again, once again, I'm not really an advocate of meme coins, but लोग ट्रेड करते हैं, people are minting money, बट ये उतनी तेजी से गिरते भी हैं। If they have grown high, they have also taken a dip of 50% almost. हांगकांग के अंदर बोल दिया गया है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो जून तक उनको हांगकांग को छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के करीब इंडियन गवर्नमेंट के स्पेशली 8 मिलियन डॉक्यूमेंट जो हैं वो 5 ब्लॉकचेन्स पे स्टोर्ड है और जिसमें से हाइपरलेजर फैब्रिक, हाइपरलेजर, सॉटूथ एंड इथेरियम, मतलब 5 में से 4 जो ब्लॉकचेन्स हैं वो प्राइवेट है और 1 इथेरियम है। ये बहुत बुलिश न्यूज़ है आपके लिए कि पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही है इंडियन गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए। जानना चाहते हैं कौन किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं? आप ये देखिए सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट चेन, ड्रग एंड लॉजिस्टिक, जुडिशरी एंड प्रॉपर्टी चेन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ड्रग लॉजिस्टिक के इतने सर्टिफिकेट चेन इतना, डॉक्यूमेंट चेन इतना, इतने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस पे जुडिशरी के भी अब 41 है, राइट? blockchain.gov.in पे जाके आप ये डेटा देख सकते हैं। प्योर की एक बहुत अच्छी रिसर्च है। प्योर ये कहता है कि जब मीम कॉइन्स बढ़ते हैं ना, तो मीम कॉइन्स में जो बेबी डोज है, उसका 99.7% सप्लाई सिर्फ़ 10 होल्डर्स के पास है। मीम कॉइन की 96% सप्लाई सिर्फ़ 10 वॉलेट्स के अंदर है। मीम कॉइन जो है वो, शिब जो है वो 75% 10 वॉलेट्स के अंदर है। लेकिन जो बोंक है, वो 14.3% ही है सिर्फ़ 10 वॉलेट्स के अंदर। जो ट्रम्प है, वो सिर्फ़ 20% 10 वॉलेट्स के पास है। राइट, तो इससे पता लगता है कि जो पुराने वाले मीम कॉइन्स थे जो इथेरियम के ऊपर थे, जनरली शिब हो गया, डोज हो गया, मीम हो गया, ये सिर्फ 10 वॉलेट्स के अंदर है, मतलब ये सेंट्रलाइज्ड है इनकी होल्डिंग। राइट, कुछ लोगों को फायदा होता है जब मीम कॉइन बढ़ता है, लेकिन जो अब सोलाना पे जो आए, जो बोंक है, ट्रम्प है, कहीं न कहीं, या विफ है, कहीं न कहीं इनकी यहाँ से ये साबित होता है कि जब ये हाइली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब ये बढ़ते हैं, तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। दिस इज़ व्हाट दिस रिसर्च इज़ सेइंग, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए इन केस यू आर डीलिंग इन मीम कॉइन्स, ठीक है? तो ये था यार आज का क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर पसंद आ रही होगी। ये डेली की जो इन्फॉर्मेशन है, छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन क्विक मोड में पसंद आ रही होगी। मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। बुल मार्केट में और भी बनाने में मज़ा आ रहा है। ठीक है ना? चलिए, ट्रेड सेफ, प्ले सेफ, ठीक है? मिलते हैं एक नए वीडियो में। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।